आप सभी को पंकज भट्ट का नमस्कार। मेरे प्रिय छात्रों, आज मैं आपके लिए गणित विषय का भाग थर्ड निबंधात्मक प्रश्नों के साथ लेकर आया हूं। अतः जितना बन सके उतनी अच्छी तैयारी करिए और श्रेष्ठ अंकों के साथ उत्तीर्ण होकर अपना भविष्य बनाइए। जैसे ही आप मेरे वीडियो लिंक को क्लिक करते हो, आपके सामने एक इस तरह की विंडो खुलकर आ जाएगी। अगर आपने मुझे पहले से सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जो पीले कलर का एरो दिखाई दे रहा है उसके नीचे लाल शाही में सब्सक्राइब लिखा हुआ है। आपको सिर्फ वहाँ पर एक बार क्लिक करना है और जो लाल शाही में सब्सक्राइब लिखा हुआ है वह काला हो जाएगा और आप मेरे एक अच्छे मित्र बन जाओगे। अट्ठाईस पदों वाली समांतर श्रेणी 7, 16, 25, 34, 10, 10, 10, 10 का अंतिम पद ज्ञात करो। मेरे प्रिय छात्रों, सबसे पहले हमें सवाल पे गौर करना है। अंतिम पद ज्ञात करना है और हमारे पास पद कितने दिए हुए हैं? 28, 28 पद। तो समझ लेना कि अंतिम पद कौन सा है? 28वां पद। हमें जबकि संख्या कितनी देगी है? सिर्फ 4, 7, 16, 25 और 34। उसके बाद भी बहुत सारी संख्याएं हैं लेकिन हमें दी नहीं गई हैं और हमें अब उस संख्या का लास्ट जो पद है वो ज्ञात करना है, अर्थात 28वां पद। तो हम हल करते समय सबसे पहले संख्या लिख देते हैं 4 जो हमको दी गई है। प्रथम पद को ए से दर्शाते हैं और सार्वंतर को डी से, और एन का मतलब है पदों की संख्या। हमारे पास प्रथम पद कौन सा है? 7। द्वितीय पद कौन सा है? 16। और तृतीय पद कौन सा है? 25। हमें सिर्फ आगे के 2 पदों का ही काम है, बाकी वाले पदों को कुछ भी नहीं करना है। प्रथम पद हमने लिख दिया 7। इसके बाद सार्वंतर ज्ञात करने का सूत्र मैंने भाग फर्स्ट में बताया था, द्वितीय संख्या माइनस प्रथम संख्या। तो द्वितीय संख्या अपनी कौन सी है? 16 है और प्रथम संख्या कौन सी है? 7। तो पहले दूसरी संख्या लिखनी है, उसके बाद पहली संख्या लिखनी है। तो 16 माइनस 7 कर दिए, हमारे पास सार्वंतर कितना आ गया? 9। ज्ञात करना है 28वां पद। हमने नीचे सूत्र लिखा 28वां पद या अंतिम पद बराबर ए प्लस कोष्टक चालू n माइनस 1 कोष्टक बंद डी। ए का मान हमारा है 7, वो प्रथम पद है, प्लस का प्लस, n बराबर पदों की संख्या 28 है, माइनस 1 का 1, और डी बराबर सार्वंतर कितना है अपना उत्तर? 9। मैंने पहले ही बताया था कि सबसे पहले कोष्टक हो, कोष्टक को हल करना है, इसके बाद भाग, इसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़ या बाकी। तो सबसे पहले हमारे पास कोष्टक है, कोष्टक को हल करेंगे। तो 28 माइनस 1 किया तो 27 बचे। फिर अब देखो 7 प्लस 27 कोष्टक चालू, इसके बाद कितना है? 9। जब भी कोष्टक हो उसके आगे संख्या हो और उसके बीच में कुछ भी निशान नहीं हो तो उसे गुणा का निशान मानते हैं। तो सबसे पहले हम गुणा करेंगे, न कि जोड़। जैसे कि आप 7 और 27 कर दिया और 34 लिख दिया तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। हमें सबसे पहले गुणा करना है। तो 27 इंटू 9 किया, 243 आ गए। फिर हमें जोड़ करनी है 7, तो 243 प्लस 7 किया 250। तो जो हमारा 28वां पद होगा वो कौन सा होगा? 250। यही हमारा 28वां पद है। 9 सेमी त्रिज्या के धातु के गोले को पिघलाकर 3 सेमी त्रिज्या व 6 सेमी ऊंचाई के कितने शंकु बनाए जा सकते हैं? मेरे प्रिय छात्रों, अगर इस टाइप के सवाल आए जहाँ पे लिखा हो आपको पिघला कर बनाना है या उसका आकार परिवर्तन करके बनाना है, तो वहाँ पे हमें आयतन ही निकालना है, क्षेत्रफल को हाथ नहीं लगाना है। और जब पिघला कर बोला है इसका मतलब हमें आयतन निकालना है। तो सबसे पहले हम आयतन का सूत्र लिख देते हैं, क्योंकि आप बिना सूत्र के इन सवालों को नहीं कर सकते। आपने बस सूत्र लिख दिया, आपका सवाल पूरा हो गया, फिर आपको नकल ही करनी है। हमें सवाल में क्या दिया हुआ है? शंकु की ऊंचाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या दी है 3 सेंटीमीटर। गोले की त्रिज्या कितनी है? 9 सेंटीमीटर। हमने लिख दिया। अब शंकु का आयतन लिख देते हैं।
शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बराबर कितना है गोले का आयतन 4/3 पाई आर की घात 3। अब यहाँ पर साथियों समझना, क्योंकि हम गोले को पिघलाकर क्या बना रहे हैं, शंकु, तो हमारे पास जो गोले की जितनी मात्रा है वही मात्रा शंकु में जाएगी। अतः जो गोले का आयतन है वो और शंकु का आयतन है वो दोनों बराबर होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे शंकु के आयतन और गोले के आयतन के बीच में बराबर का निशान रख दिया है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ सूत्र को देख के संख्या के नीचे संख्या लिखनी है। देखो सबसे पहले शंकु को देख लेते हैं। 1/3 का 1/3, पाई का मान पाई का पाई लिख दिया हमने, आर स्क्वायर। अब हमें शंकु की त्रिज्या देखनी है। शंकु की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर। ध्यान रखना यहाँ पे गोले की त्रिज्या नहीं लिखनी है। शंकु का आयतन है, शंकु वाली त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, हमने स्क्वायर किया तो 2 बार 3 3 लिख दिया। फिर शंकु की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, हमने 6 सेंटीमीटर लिख दी। फिर बराबर बराबर। फिर गोले का आयतन का सूत्र कितना है, 4/3 पाई का पाई लिख दिया, आर की घात 3, अर्थात त्रिज्या को हमें 3 बार लिखना है। तो गोले की त्रिज्या कितनी है, 9, 9 को मैं 3 बार लिख दिया, 9 × 9 × 9। अब हमें इतना ध्यान रखना है मेरे प्रिय छात्रों, हमें जिसका मान ज्ञात करना है वो संख्या नीचे आएगी, इतना ध्यान रखना है। जैसे कि शंकु की संख्या में ज्ञात करनी है तो शंकु का जो आयतन है वो नीचे लिखना है, इतना ध्यान रखना। अगर आपने ऊपर लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, आपका उत्तर बटे में आएगा। यहाँ पे ध्यान रखना, शंकु की संख्या ज्ञात करनी है तो शंकु का आयतन नीचे लिखना पड़ेगा और गोले का आयतन ऊपर लिखना पड़ेगा। तो हमने गोले का आयतन ऊपर लिख दिया। सबसे पहले देखो वो जो वाइट कलर में 3 लिखे हुए हैं वो शंकु के आयतन से लिए गए हैं, इसलिए एक बार उसको ध्यान रखना, क्योंकि अपन यहाँ पे बराबर के बाद पक्षांतरण करेंगे। तो जैसे ही मैंने कहा था शंकु के आयतन को अगर उधर ले जाएंगे तो जो शंकु के 3 हैं आगे 1/3 के, जो मैंने वाइट कलर से हाईलाइट कर रखे हैं, जो 3 नीचे दिखाई दे रहे हैं वो कहाँ चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। और जो गोले के आयतन में आपको दिखाई दे रहे हैं जो 4/3, वो ऐसा कैसा रहेगा, क्योंकि हम गोले के आयतन को पक्षांतरण नहीं कर रहे हैं, हम किसका पक्षांतरण कर रहे हैं, सिर्फ शंकु के आयतन का। तो जो शंकु का आयतन का पक्षांतरण कर रहे हैं तो जो शंकु के आयतन में 1/3 दिखाई दे रहा है, बाकी संख्या में कोई दिक्कत नहीं है, वो बटे में नहीं है, लेकिन जो बटे वाली संख्या होगी उनमें ध्यान रखना है। 1/3 बटे में दिखाई दे रहा है, एक जो ऊपर है वो हमने नीचे लिख दिया, जो 3 नीचे था वो हमने शंकु की संख्या के ऊपर लिख दिया। अब हमारे पास ऊपर संख्या होगी 3 × 4 का 4 गोले का आयतन में, फिर पाई का पाई, फिर 9 × 9 × 9 लिख दिया, बटा नीचे शंकु की संख्या लिखनी है, क्योंकि हमें शंकु का मान ज्ञात करना है। तो 1 × पाई × 3 × 3 × 6 × 3, आपने हमें संख्या नकल की है, जो लास्ट में 3 है वो गोले के आयतन के 3 है, ठीक है। अब हम ऊपर वाली संख्याओं का गुणा कर लेते हैं, हमारे पास कितने आ जाते हैं, 8748 पाई। फिर नीचे वाली संख्या का गुणा कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं 162 पाई। पाई से पाई सीधा कट जाएगा और 8748 में 162 का भाग लगा दोगे तो हमारे पास 54 आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास शंकुओं की संख्या कितनी होगी, 54। बस आपको इतना ध्यान रखना है, एक तो काटते समय ध्यान रखना है, दूसरा हमें जिसका मान ज्ञात करना है उस संख्या को नीचे लिखना है। एक शंकु जिसकी ऊंचाई 24 सेमी और आधार की त्रिज्या 6 सेमी है, जो कि प्रतिमा बनाने वाली चिकनी मिट्टी से बनाया गया है। एक बच्चा उसको पुनः गोले का आकार देता है, तो गोले की त्रिज्या ज्ञात करो।
मैंने कहा था पहले ही, पिघला कर या उसका रूप बदल कर कोई नया रूप देते हैं तो हमें आयतन ही ज्ञात करना पड़ता है। अब शंकु से क्या बनाया गया है? गोला बनाया गया है। वापिस अपने वही वाले सूत्र, शंकु का आयतन और गोले का आयतन। हमें दिया क्या है? ऊपर लिख देना है। शंकु की ऊंचाई दी है 24 सेंटीमीटर, त्रिज्या दी है 6 सेंटीमीटर। एच का मतलब क्या होता है? ऊंचाई। शंकु के आयतन में ऊंचाई दी हुई होती है, लेकिन गोले के आयतन में ऊंचाई नहीं होती है, इतना ध्यान रखना। शंकु के आयतन में त्रिज्या को 2 बार लिखना है, जबकि गोले के आयतन में त्रिज्या को 3 बार लिखना है। शंकु का आयतन 1/3 है और गोले का आयतन 4/3 है। अब हमें सिर्फ मान रखना है। शंकु के आयतन का मान रख देते हैं 1/3 का 1/3, पाई का पाई 6 × 6, क्योंकि जो शंकु की त्रिज्या है वो कितनी दी है? 6 सेंटीमीटर, 2 बार हमने लिख दी। और एच ऊंचाई कितनी दे रखी है? 24 सेंटीमीटर, हमने 24 सेंटीमीटर लिख दिया। अब गोले के आयतन का नंबर है 4/3 का 4/3, पाई का पाई रख दिया। आप यहाँ पे पाई का मान 22/7 भी रख सकते हो, तो भी उत्तर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। r⁻3। अब हमें गोले की त्रिज्या देखो ऊपर नहीं दी है, हमें गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो हमें जब नहीं दी है तो उसको r⁻3 का 3 रख दिया। अब हमें पक्षांतरण करना है। मैंने अभी आपको पहले सवाल में बताया था कि पक्षांतरण करने के लिए हम जिसका भी हमें मान ज्ञात करना हो उसी संख्या का पक्षांतरण करते हैं। जैसे कि यहाँ पे गोले का आयतन के अंदर हमें गोले की त्रिज्या निकालनी है, तो गोले को जो आयतन है उसका पक्षांतरण करना है, शंकु का पक्षांतरण नहीं करना है। तो गोले के आयतन के जो मान है, जो ऊपर वाली संख्या है वो नीचे चली जाएंगी और नीचे वाली संख्या कहाँ चली जाएंगी? ऊपर। तो हम पहले शंकु की संख्या लिख देते हैं। देखो शंकु का ऊपर की जो संख्या है 1 का 1, फिर पाई का पाई, 6 का 6, फिर 6 का 6, फिर 24 का 24, फिर जो 3 लिखा है वो किसका है? गोले का है। गोले का जो मैंने हाईलाइट कर रखा है वाइट कलर से, जो गोले का 4/3 था उसका 3 वहाँ पे आ गया है ऊपर। फिर बटा का बटा। अब हमें किसकी बारी है? अब हमें लिखने की बारी है गोले के आयतन की। गोले के आयतन में जो ऊपर 4/3 है, तो जो पहले का जो 3 है वो तो शंकु के आयतन का 1/3 का भाग है। इसके बाद 4 का 4 आ गया और पाई का पाई आ गया। हमने 3 से 3 काट लिया और 4 की टेबल से 24 काट लिए, 6 बार चले गए और पाई से पाई कट गया। अब हमारे पास ऊपर संख्या बची 6 × 6 × 6। तो हमारे पास देखो r⁻3 है, अर्थात हमें त्रिज्या का घन ज्ञात करना है। क्योंकि आयतन हमेशा घन सेंटीमीटर में होगा, तो जो 3 है उसमें से हमें कोई भी एक 6 ले लेना है। हमें घनमूल निकालना है, तो जो 3 6 दे रखे हैं उसमें से हमने एक 6 ले लिया, तो हमारा त्रिज्या कितनी होगी? 6 सेमी बराबर हमारी त्रिज्या होगी, क्योंकि वहाँ देखो r⁻3 लिखा हुआ है, इसलिए उन तीनों में से हमने एक लिया। अगर r² होता तो हमें 2 में से क्या लेना पड़ता? सिर्फ 1 लेना पड़ता। समझ गए मेरी बात को? 3 लिखा हुआ है, 3 में से 1 लेना है। 2 लिखा हुआ होता तो 2 में से 1 लेना पड़ता। इस तरह हमारे पास त्रिज्या हो गई 6 सेंटीमीटर। मेरे प्रिय छात्रों, आपने पाइथागोरस प्रमेय के बारे में सुना होगा। पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। छात्रों, पाइथागोरस प्रमेय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपका जो त्रिकोणमिति का टॉपिक है 11 नंबर का, आप इस पाइथागोरस प्रमेय के बिना आप त्रिकोणमिति को नहीं सॉल्व कर सकते हो। अतः हमें पहले पाइथागोरस प्रमेय को समझना पड़ेगा, उसके बाद आप त्रिकोणमिति के सवालों को बिल्कुल आसान तरीके से हल कर सकते हो।
क्योंकि आपका 11 नंबर का पूरा है त्रिकोणमिति का टॉपिक, और आप 11 में से 11 नंबर पूरे ला सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले फॉर्मूला क्या अपने पास, पाइथागोरस प्रमेय का कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। शॉर्टकट का सूत्र है SCT लाल बटा क का। एस का मतलब होता है साइन थीटा, सी का मतलब होता है कॉस थीटा और टी का मतलब होता है टेन थीटा, जो कि ग्रीन कलर के बॉक्स में लिखा हुआ है। एस का साइन, सी का कॉस, टी का टेन। नीचे लिखा हुआ है लाल, LAL। एल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब होता है आधार और एल का मतलब होता है फिर लंब। के का मतलब क्या होता है, कर्ण। अब हमें ध्यान रखना है कि साइन का उल्टा क्या लिखा हुआ है। मैंने वहाँ जो पीले कलर का बॉक्स है उसमें लिख दिया है, साइन का उल्टा कोशेक, कॉस का उल्टा शेक और टेन का उल्टा कॉट। प्रतीक भी मैंने लिख दिए हैं, जो रेड कलर के बॉक्स में मैंने प्रतीक लिख दिए हैं। के का मतलब कर्ण होता है, ए का मतलब आधार और एल का मतलब लंब होता है। अब हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, जैसे कि साइन थीटा के बारे में हमें सूत्र चाहिए। साइन थीटा का ऊपर देखो एस पे, एस के नीचे क्या लिखा हुआ है, एल। जस्ट नीचे ग्रीन कलर के बॉक्स में एस के नीचे एल लिखा हुआ है। एल का मतलब क्या होता है, लंब, और नीचे एल के नीचे क्या लिखा हुआ है, के, तो कर्ण हो गया। अब हमें पता है कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो कोसेक का सूत्र क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा, जो कर्ण नीचे है वो ऊपर चला जाएगा और जो लंब ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। अब टेन का मान देख लेते हैं। टेन थीटा का देखो ग्रीन कलर के बॉक्स में SCT, टी का मतलब क्या होता है, टेन थीटा। तो टेन के नीचे क्या लिखा हुआ है, एल लिखा हुआ है और ए लिखा हुआ है। एल का मतलब लंब है और ए का मतलब क्या है, आधार। तो हमने टेन थीटा का सूत्र क्या हो गया, लंब बटा आधार। इस तरह से आप सारे निकाल सकते हो। मैंने यहाँ सिर्फ आपको 2-3 ही समझाए हैं। आप जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। ये तरीका जिसने समझ लिया उसके 11 नंबर पक्के। यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखना। वृक्ष पृथ्वी से 4 मीटर की ऊंचाई से टूटकर इस प्रकार गिरता है कि इसका ऊपरी सिरा पृथ्वी से 30 डिग्री का कोण बनाता है। वृक्ष की कुल ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मेरे छात्रों, इस टाइप के सवाल में आपको सबसे पहले दिमाग में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। वृक्ष हमेशा खड़ा होता है, तो देखिए मैंने यहाँ पे ब्लू कलर का एक लाइन कर रखी है। जहाँ कर्ण लिखा हुआ है उसके पास एक ब्लू कलर की लाइन कर रखी है। समझो एक पेड़ है, ये पेड़ खड़ा है। इसके बाद में मैंने एक और लाइन कर रखी है ब्लू कलर की, वहाँ पे पेड़ टूट के नीचे गिर चुका है। तो उसके 2 टुकड़े हो गए हैं, देखो लाइन के। एक आधी रेखा है, फिर साइड में एक स्लोप में एक और है। यहाँ पे बिल्कुल गौर करना, क्योंकि नहीं तो आप कोण का मान ज्ञात नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि यहाँ पे हमें किसका सूत्र लगाना है। अब देखिए सवाल के अंदर वृक्ष हमेशा सीधा खड़ा होता है, इसका मतलब हमें क्या निकालना है, लंब। अब पेड़ जो है वह 2 लंबों में होगा, क्योंकि एक तो AC के रूप में होगा, 4 मीटर हमें जो दे रखा है लंब, और एक टूट के नीचे गिरा है। तो हमें पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। आधी ऊंचाई तो हमें पता है 4 मीटर है, लेकिन जो कर्ण है अगर वो सीधा हो जाएगा तो हमें पूरे पेड़ की ऊंचाई पता पड़ जाएगी। तो हम लंब हमें 4 मीटर पता है, तो लंब हमें लिख दिया। अब कर्ण हमें ज्ञात करना है, जैसे कि BC। अब दिमाग में जोर डालिए कि लंब बटा कर्ण किसका सूत्र है।
हमने पहले पढ़ा था लंब बटा कर्ण किसका है, साइन का। तो हमें ऊपर प्रश्न में देखिए 30 डिग्री कोण हमें दे रखा है, तो हमने लिख दिया साइन 30 डिग्री, क्योंकि हमें लंब बटा कर्ण ज्ञात करना है। तो लंब बटा कर्ण सूत्र है साइन थीटा का, तो साइन 30 हमने लिख दिया। साइन 30 का मान मैंने आपको यहाँ पे सवाल के पीछे ही एक सारणी दे रखी है, वहाँ पे आप सारे मान दे रखे हैं, वहाँ से याद कर लेना। साइन 30 डिग्री का मान कितना है, 1/2 बराबर का बराबर। देखो लंब हमारे पास कितना दे रखा है, 4 मीटर, तो हमने 4 लिख दिया। कर्ण हमें ज्ञात करना है, तो कर्ण BC का BC लिख दिया। अब पक्षांतरण है तो हम बाई टीपी करेंगे या फिर वज्र गुणा करेंगे। तो वज्र गुणा किया, BC को 1 से किया, BC का BC हो गया, बराबर का बराबर 2 × 4 किया तो 8 मीटर। अब हमारे पास क्या आ गया, पहले हमारे आधा जो पेड़ है उसकी लंबाई कितनी थी, 4, और जो कर्ण जो टूट के नीचे गिरा था उसकी लंबाई कितनी है, 8 मीटर। तो पेड़ जब पूरा खड़ा था तब उसकी टोटल लंबाई ऊंचाई कितनी होगी, 4 और 8 जोड़ दिए, 12 मीटर हमारा उत्तर आ गया। यदि साइन ए बराबर 3/5 हो तो कोस ए कोसेक ए टेन ए का मान ज्ञात करो। हमें दिया हुआ है साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण। लंब कितना दे रखा है, 3, और कर्ण कितना है, 5, जो कि लंब और कर्ण कितना है, साइन का फार्मूला है। अब हमें आधार निकालना है। आधार निकालने के लिए हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण दे रखा है 5, तो 5 का स्क्वायर कर दिया बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब 3 दिया, 3 का स्क्वायर कर दिया। बराबर के दोनों तरफ संख्याएं प्लस या माइनस वाली, तो हम प्लस वाली संख्या है उसको उधर ले जाते समय माइनस कर देंगे। तो आधार स्क्वायर का आधार स्क्वायर हो गया, 5 का स्क्वायर, उधर से प्लस 3 थे बराबर के हम इधर लाए तो मैं किसके हो गए, माइनस के हो गए। 5 का स्क्वायर हम का मतलब है 5 को 2 बार लिखना है, 5 का 2 बार लिख दिया, 3 को 2 बार लिख दिया बराबर आधार स्क्वायर का आधार स्क्वायर। 5 5 25 हो गए, और 3 × 3 9 हो गए बराबर आधार का स्क्वायर। अब 25 - 9 किए 16 आ रहे हैं बराबर आधार का स्क्वायर। जब भी स्क्वायर हटाएंगे 16 का अंडर रूट लग जाएगा, 16 का वर्गमूल कितना आता है, 4, तो हमारे पास क्या आ गया, 4 हमारे पास आधार आ गया। अब आप जिनके भी उत्तर चाहते हो वो सीधे आपको मिल जाएंगे। लंब हमारे पास 3 है जो साइन थीटा में दे रखा है, कर्ण 5 आ गया, आधार 4 आ गया। अब हमें कोस ए का मान ज्ञात करना है। कोस ए का फॉर्मूला क्या है, आधार बटा कर्ण। हमारे पास अभी आधार कितना आया, 4, और कर्ण कितना दे रखा है, 5, तो 4/5 हमने लिख दिया। कोस ए का मान ज्ञात करना है। कोस ए का फॉर्मूला क्या है, कर्ण बटा लंब। कर्ण कितना दे रखा है, 5, और लंब कितना है हमारे पास, 3, तो 5/3। टेन ए का मान ज्ञात करना है। टेन ए का फार्मूला क्या है, लंब बटा आधार। तो लंब कितना है, 3, और आधार कितना है, 4। इस तरह से हम सारे सवाल कर सकते हैं। बस हमें थोड़ा सा दिमाग पे लोड डालना है। आकृति में ओ दिए गए वृत्तों के केंद्र हैं। ए बी समांतर है ओ के। सिद्ध कीजिए ए बी बराबर है 2 ओ। साथियों चित्र में देखिए, हमारे पास 2 केंद्र बिंदु दे रखे हैं 2 वृत्तों के। एक ओ है और एक ओ करके ऊपर देखो हल्का सा कोमा कर रखा है। तो हमारे पास 2 केंद्र बिंदु हो गए। तो मैं यहाँ पे जगह कम होने के कारण मैं यहाँ पे दिया हुआ नहीं लिख रहा हूँ, आपको परीक्षा में लिखना है। सबसे पहले दिया हुआ है ओ और ओ 2 वृत्तों के केंद्र बिंदु हैं तथा ए बी समांतर है। ओ के जो प्रश्न में लिखा हुआ है वही लिख देना है, दिया हुआ है। इसके बाद सिद्ध करना है ए बी बराबर 2 ओ के। अब हमें उत्पत्ति लिखनी है। उत्पत्ति लिखने से पहले आप चित्र को समझिए। जैसे कि मैंने एक ब्लैक कलर का एरो कर रखा, वहाँ पे देखो ए बी एक रेखा को दर्शाया है। फिर ओ को भी ब्लैक एरो से दर्शाया है, तथा
हमारे पास दो तो केंद्र बिंदु हो गए ओ, एक ए बी रेखा है, एक रेखा कौन सी है, देखो मैंने दो लंब है हमारे पास ओ डी जो मैंने रेड कलर से बताया है, और एक लंब हमारे पास कौन सा है ओ ई। ठीक है, क्योंकि यह ए बी को बराबर भागों में समद्विभाजक कर रहा है। तो अब हमारे पास देखो ओ ओ ई डी एक आयत बन गया। चित्र में देखिए ए बी के लाइन के अंदर ही ई डी ओ हमारे पास आयत है, और आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, इसीलिए ई डी बराबर क्या है ओ के। यह समीकरण 2 हो गया हमारे पास। अब देखिए जो ए बी रेखा है वो 4 भागों में बटी हुई है, बी ई सी सी डी और ए डी। ये चारों भाग बराबर हैं क्योंकि यह जो लंब हैं वो उन्हें समद्विभाजक कर रहे हैं बराबर भागों में। तो हमारे पास जो ए बी रेखा है वो 4 भागों में बटी है और चारों भाग बराबर है। हम एक भाग की जगह पे दूसरा भाग लिख सकते हैं, दूसरे भाग की जगह तीसरा भाग लिख सकते हैं, तो हमारी प्रमेय सिद्ध हो जाएगी। अब देखिए ग्रीन बॉक्स में सी डी बराबर है डी ए के और ई सी बराबर है बी ई के, क्योंकि हम एक दूसरे को लिख सकते हैं। तो हमारी जो ए बी पूरी जो है रेखा वो किसके बराबर होगी, चारों भागों के बराबर, बी ई प्लस ई सी प्लस सी डी प्लस डी है। अब बी ई की जगह हमने ई सी लिख दिया, प्लस ई सी का ई सी लिख दिया, प्लस सी डी का सी डी, और डी ए की जगह क्या लिख दिया हमने सी डी। अब नीचे देखिए बराबर का बराबर, हमारे पास 2 ई सी आ गए और 2 सी डी आ गए, तो हमने इनको जोड़ दिया तो क्या बन गया 2 ई सी और 2 सी डी बन गया। अब 2 नीचे कॉमन ले लिया, कोष्टक चालू, ई सी बच गया, प्लस 2 का 2 से 2 कट गया, सी डी बच गया, कोष्टक बंद हो गया। अब देखिए ऊपर 2 का 2 कोष्टक चालू, ई सी प्लस सी डी, ई सी प्लस सी डी देखो टुकड़े हैं, वो टुकड़े किसके बराबर हैं ई डी के बराबर, तो 2 ई डी हमने लिख दिया। अतः ई डी बराबर है ओ के। देखो आयत के अंदर समीकरण 2 से लिया है हमने, और 2 ई डी बराबर किसके 2 ओ के, देखो चित्र में। इसके बाद 2 ई डी कहाँ है, देखो चित्र में बराबर 2 ई डी बराबर किसके ए बी के, इसीलिए ए बी बराबर 2 ओ के इति सिद्धम। बिल्कुल आसान तरीके से हमारी प्रमेय सिद्ध हो गई। आप जब तक चित्र के अंदर देख के यहाँ पे ग्रीन बॉक्स में नहीं समझोगे तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अतः जो रेखा यहाँ प्रमेय के अंदर दिख रही हैं उनके नाम के साथ चित्र में देखिए और आपको आसान समझ में आ जाएगा। आप रटने की कोशिश करोगे तो आप दूसरे दिन ही भूल जाओगे। एक बार देखिए रेखा कौन सी जा रही है और हमने यहाँ पे किसको लिखा हुआ है, फिर आप अपनी ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे इसे। आपके त्रिकोणमिति में जो 11 नंबर के सवाल हैं उनमें से 3 नंबर का सवाल तो आधार, कर्ण और लंब में से आएगा, और 6 नंबर का सवाल इस तरह के कोणों के आधार पर होगा। अतः मेरे प्रिय छात्रों, आपको सभी कोणों के मान याद रखना अनिवार्य है, क्योंकि आपको जब तक कोणों के मान याद नहीं होंगे तब तक आप किसी को भी हल नहीं कर पाओगे। अतः मैंने यहाँ पे आपको चार्ट दे दिया है, आप स्क्रीनशॉट लेकर वीडियो को रोककर भी इन्हें याद कर सकते हो। मैंने आपको यहाँ पे 2-3 मिनट का समय दिया है ताकि आप इसे 2 से 3 मिनट के अंदर इनको रिवाइज कर सको। इसी के साथ आज का अपना टॉपिक पूर्ण होता है। धन्यवाद। सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छी से अच्छी तैयारी कीजिए और मेरे तीनों भागों को, भाग फर्स्ट, भाग सेकंड और भाग थर्ड को देखिए और श्रेष्ठ अंकों के साथ अपना भविष्य बनाइए। मेरे प्रिय छात्रों, मैंने मेरे YouTube चैनल में सामाजिक विज्ञान का 60 अंकों का कंटेंट डाल रखा है तथा गणित का भी 60 अंकों का कंटेंट डाल रखा है। आप अच्छी तैयारी करिए और गणित का ऑनलाइन टेस्ट में अवश्य भाग लीजिए, लेकिन मेरे वीडियो को देखकर ही, नहीं तो आपके सारे उत्तर गलत हो जाएंगे। और अभी भी आपके पास समय बचा है, जी जान से मेहनत करिए और अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो जाइए।
मुझे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आप जैसे मुझे सब्सक्राइब करोगे आपको मेरी प्लेलिस्ट वगैरह दिख जाएगी। आप वहाँ कक्षा 10 का अलग से मटेरियल पड़ा है, उसे आप खोल कर देख सकते हैं, सारे कंटेंट को अलग अलग। इसी के साथ धन्यवाद।